नमस्कार। ओम शांति। बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें एक कॉमन बीमारी है जिसको कहा गया है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसको मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। तो वास्तव में आज इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे मालूम पड़े, अपने आप भी इसका इलाज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका एक सिंपल अगर लक्षण देखो, अगर आप खुद भी अपने आप पर इस पर थोड़ा सोचो, या तो जो केयर गिवर है, जो परिवार के सदस्य है, वह भी थोड़ा सा सोचे तो उनको मिल जाएगा कि बाइपोलर का मतलब ही है कि जिसको कह सकते हैं, मैं इसको बोलता हूँ ये शेयर मार्केट की बीमारी। कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब अगर वो बहुत ऊपर जाता है ना तो नीचे आने ही वाला है। जो समझदार लोग होते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे, जब वो ऊपर जाएगा तो अपने सारे सेल बेच देते, और हमारे जैसे लोग फंसते हैं। और अगर मार्केट नीचे गया तो वापस ऊपर आने ही वाला है। तो ऐसे ही, या सीजन भी कह सकते हैं, गर्मी और ठंडी की कैसे सीजन आती है, तो ऐसे ही बाइपोलर में व्यक्ति का कई बार मूड बहुत ही हाई होता है, एलिवेटेड होता है, और कभी डाउन होता है। वो साइकिल का समय अलग अलग हो सकता है। किसका ये साइकिल महीने में 2 बार भी हो सकता है, किसका ये साइकिल 5 साल में 1 बार भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि वो 5 साल तक बिल्कुल अच्छा था, फिर वो एकदम एक्साइट हो गया। तो अभी एक तो, और ये बाइपोलर के ना कई प्रकार है। थोड़ा जो आमतौर पर समझना चाहिए उतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो फिर तो डॉक्टरों के लिए है। कि एक तो कहा गया बाइपोलर 1, कि जिसमें व्यक्ति वो एक्साइटमेंट में जाता है और फिर डिप्रेशन में भी जाता है, एक्साइटमेंट में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। कोई थोड़ा ठीक से पूछे तो मालूम पड़ जाता है। और जो दूसरा आमतौर को जानना चाहिए वह है बाइपोलर 2। बाइपोलर 2 क्या है कि व्यक्ति एक्साइटमेंट में इतना नहीं जाता है। वो खुश होगा, अच्छा होगा, थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा ज्यादा ही खुश है, जिसको हाइपोमेनिया कहा, परंतु वो जाता है डिप्रेशन में। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे डिप्रेशन है, वो पूरा वर्णन करेगा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई चीज़ में आनंद नहीं आता है, मुझे खाने का मन नहीं होता है, स्नान करने का मन नहीं होता है, जीवन जैसे व्यर्थ है ऐसा लगता है। परंतु ना मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हूँ। 2-4 महीने में कहते लोग कि मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हूँ, 4-5 दिन ठीक रहती हूँ, या लंबा भी हो सकता है, और फिर से ऑटोमेटिक डिप्रेशन आता है। मुझे मालूम नहीं पड़ता, मैंने कुछ किया नहीं। तो यह अगर से जाए कि व्यक्ति अच्छा है, थोड़ा अच्छे से भी थोड़ा और अच्छा, लेकिन तो भी वो नॉर्मल है, पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है, उल्टा ये अच्छी स्टेज है, और फिर वह डिप्रेशन में चला जाता है और फिर से आता है। तो यह है बाइपोलर 2। ऐसे ही और भी है बाइपोलर हाफ, बाइपोलर 1/4 भी। अब एक आम व्यक्ति को क्या समझना है? एक तो यह है कि यह बीमारी भी थोड़ा लंबा चलने वाली है। अगर शुरू में ही पहली बार वो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, साइकोथेरेपी भी हो, तो फिर क्योर होने की संभावना है। अन्यथा अगर 1-2 साइकिल चले तो फिर बहुत मुश्किल होता है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे से, परंतु क्योर नहीं होता है। कोई बोले तो भी वो सही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें तो स्टैटिस्टिक्स को लेना है। क्योंकि अभी ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल्स मेडिकल साइंस को पता है। कोई एकादा कोई बीमार चीज से ठीक हो गया तो ये नहीं कि सभी को ठीक कर देगा। हमें एक ओवरऑल देखना है। परंतु यहाँ भी फिर से मैं ये कहूँगा कि और जैसे शारीरिक बीमारियां हैं वैसे ही इसका इलाज संभव है। शायद एकाधी गोली ही आपको लेनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। वो आप शांति से लेते रहे तो आपका सारा जीवन बहुत एकदम नॉर्मली हेल्दीली बीतेगा, भले किसको बोलो भी नहीं।
और आप नहीं करेंगे तो उल्टा और, जैसे भी बुढ़ापे में भी ये बीमारी ज़्यादा होती है, और क्योंकि चलना ही है। तो इसलिए अभी बूढ़ा व्यक्ति औरों को बहुत बड़ी समस्या कई बार कर सकता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में आएगा तो वो किसी को 1 करोड़ का चेक लिख के भी दे देगा, भले उसके अकाउंट में 100 रुपये भी नहीं है, या ऐसी कोई डील भी कर देगा कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। अभी अभी हमारा एक पेशेंट था, तो उसने बोला मेरे को टाइम चाहिए पहले ही, और फिर जब पूरा सुना ना तो हमको तो ऐसा भी लगा कि ये सही भी कुछ बोल रहा है कि मैंने ये बिजनेस किया, ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब बहुत कुछ। फिर पूरा होने के बाद जब एंड में सब बताए, समझ में तो मुझे आ गया कि ये मेनिया में है, लेकिन जब वो बाहर गया ना तो उसकी वाइफ ने कहा डॉक्टर ये फेंकू है। जब उसकी ट्रीटमेंट की तो वापस ठीक हो गया अच्छे से, वो जॉब पे भी जाने लगा। तो इस प्रकार इसको हमें ठीक से समझना है। इवन व्यक्ति खुद भी समझे, ये रिलेटिव कई बार समझ पाएंगे। ये जो बाइपोलर है ना, उसमें कई बार पेशेंट आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो वो स्टेज में बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है अरे मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, मेरे पास तो बहुत शक्ति आ गई। वह ट्रीटमेंट करने नहीं जाएगा। रिलेटिव्स को समझना है और ट्रीटमेंट करानी है। और फिर जब ट्रीटमेंट आप कराने लगे तब सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे कई पेशेंट्स हैं, उन सबको मैं ना एक सिंपल एडवाइस देता हूँ कि तुम निर्णय नहीं करो तुम्हारा कौन सा फेज है, हाई फेज है या लो फेज है, मैनिया का है या डिप्रेशन है, तुम नहीं करो। डिप्रेशन में तो तुमको शायद मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मेनिया में मालूम नहीं पड़ेगा। तो जो आपके केयर गिवर्स है, परिवार के सदस्य है, उनको निर्णय करने दो कि क्या है। और बहुत सारे पेशेंट एक्सेप्ट कर लेते, वो बोलते कि रिलेटिव्स हमारे बता रहे कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसे वो रिलेटिव्स को निर्णय करने दो, आप नहीं करो, तो फिर ऑटोमेटिक होगा। और अधिकतर मैं तो रिलेटिव्स को समझा भी देता हूँ, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ हैं वह 2 प्रकार की मूल रूप से तो दवाइयाँ हैं, कि ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो मेनिया की भी हाई फेज, जिसमें व्यक्ति बहुत खर्चा करता है, बहुत बोलता है, उसमें बहुत शक्ति आ जाती है, उसको लगता है मुझे नींद की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है बहुत हंस भी सकता है, वो उसको कोई व्यसन है तो बहुत व्यसन में भी चला जाएगा, व्यभिचार में भी चला जाएगा। ऐसा वो लोगों को लगता है कि बहुत एकदम नेगेटिव हो गया है, यानी अति आ गई कोई भी बात की। और जब डिप्रेशन है तो ऑटोमेटिक उसको डाउन लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता, पड़ा रहेगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे में शक्ति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। जब मेनिया में के साथ खूब बोलेगा भी, जब डिप्रेशन में तो बोलेगा भी नहीं, उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो यह बात से समझ में आ सकता है। और ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो मेनिया से व्यक्ति को बचाती है, कि वो अगर उसको लगातार लेता रहे तो वो हाई फेज आएगा ही नहीं। जिसे कहे ना कि भी नदी में कुछ आप कर लो ताकि उसमें बाढ़ आएगी ही नहीं, बाढ़ आने के बाद तो वो डैमेज होना ही होना है। तो वो दवा लेते रहो तो आप कभी भी मेनिया में नहीं जाएंगे। और ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो डिप्रेशन से आपको बचाती है, कि आप वो अगर लेते रहो तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, है ना। तो ये मेंटेनेंस के लिए कोई चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो ऐसे यह जो अप एंड डाउन के अटैक है उसको प्रिवेंट करने की दवाई है, और वो सेफ है, हम ले सकते हैं, उसमें नहीं सोचो कि नहीं ले सकते। बहुत सारे, अभी एक डॉक्टर का भी केस था कि जिसमें भी उसके रिलेटिव्स ने कहा कि जब तक ये लेता रहता है ना ठीक है, जब दवाई बंद करता है तब प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आगे चल के विज्ञान तरक्की करे और ऐसी कोई भी दवाई आ जाए कि जिसमें व्यक्ति क्योर हो जाए, परंतु अभी तो नहीं है। कोई बोल रहा है तो भी सही नहीं है, एक आध कोई केस हुआ उससे वो नहीं होता है।
हमें सचमुच ऐसे बहुत सारे केसेस होने चाहिए। या तो अगर हम 100 पेशेंट को ट्रीट करें, उसी में अगर 30 पेशेंट भी एकदम अच्छे हो गए तब हम मान सकते हैं ना। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होती है। अब ये देखें कि हमें करना क्या है। नो सेल्फ हेल्प जिसको कहा जाए, कि भी डॉक्टर की राय लेनी नहीं पड़े। तो इसमें अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा घर्षण, तनाव, ऐसा कुछ अंदर में होना, तो उसको भी ढूंढना है। भले आपको ये बीमारी चल के 55 साल में हुई, परंतु हो सकता है कि आप छोटे थे तब ही कोई ऐसा संघर्ष हुआ था और कोई बात हुई थी, कभी कोई इसका एब्यूज हुआ है और कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है ना, कहीं बहुत बड़ी चोरी हो गई और तब आप बहुत डर गए थे। ऐसा कुछ भी जिसको आपने दबा के रखा था, परंतु जब मौका मिला तो वो बाहर आ गया। तो इसको एक ढूंढना भी अच्छा होता है। और दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि वह मेनिया आए नहीं, तो उसके कुछ सरल सी चीज़ें तो भी, खूब एक्सरसाइज करो। रोज आप 1-1.25 घंटा तो वॉकिंग एक्सरसाइज करो ही करो, क्योंकि आपकी ऊर्जा को भी ले जाएगा। अच्छे काम में भी अपने आप को इन्वॉल्व करो, कुछ हॉबीज भी डेवलप करो। ऐसे जब आप बिजी होते हैं, आपकी जो ऊर्जा है ना, वह शक्ति का अगर उपयोग हो गया तो फिर आप मेनिया में नहीं जाएंगे। जो कुछ हद तक मेनिया में गए भी है, उनको भी मैं दवाई के साथ ये बोलता हूँ कि आप खूब एक्सरसाइज करो सर। आप देखना वो आपकी ऊर्जा यूटिलाइज हो जाएगी। और कोई हॉबी में सचमुच इन्वॉल्व हो जाओ, तब भी आप नॉर्मल होंगे। और जब डिप्रेशन आता है तब अलग प्रकार से आप, तब अपने आप को खुश रखने के लिए, और तब यही सोचना है। सबसे बड़ी जो बात है ना, जिनको ये पता है कि ये मेरी बीमारी का पार्ट है, तो जो बात कही है ना कि यह समय भी बीत जाएगा, कि जब भी समझो अभी गर्मी आई, तुमको मालूम है कि अभी गर्मी और बढ़ेगी तो बारिश होने वाली है फिर। तो ऐसे ही कि जैसे आपका लो फेज आया, आप समझो कि अभी इसमें मुझे थोड़ा डिटैच रहना है, माइंड को अच्छा रखना है, मेरा अच्छा फेज आने ही वाला है। तो फिर आपका अच्छा फेज भी डेफिनेटली आएगा, कि जो डिफरेंट वे में आप भी उस समय आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेनिया में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो टू मच नहीं करना है। जैसे मैंने थॉट डिसऑर्डर के लिए भी पहले कहा था, वैसे ही यहाँ पर भी डॉक्टर की राय में ही तुम्हें मेडिटेशन करना है, और थोड़ा थोड़ा ही करना है, क्योंकि और आप बहुत कर सकते हो। और कई बार तो व्यक्ति इतना करता है कि जो मेडिटेशन सिखाने वाले उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे ये तो देखो बहुत अच्छा साधक है, तो बहुत मेडिटेशन करते, तो 10-10 घंटे मेडिटेशन करते तो बहुत आगे बढ़ेगा। परंतु उनको मालूम नहीं है कि इसको तो बीमारी है। जब कोई ऐसे लक्षण आए तो उसे मालूम पड़ेगा कि इसको बीमारी है। तो एक तो पहले से समझना है। और आप जिनको इस प्रकार का इतिहास है, हिस्ट्री है कि जिनको ये बीमारी है, तो पक्का बोलो कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। क्योंकि एक नॉर्मल से मेनिया में जाने में कई बार तो 1 घंटा भी नहीं लगता है, कि 1 घंटे पहले व्यक्ति नॉर्मल, 1 घंटे में मेनिया में आ गया, तो तब आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर की ट्रीटमेंट जरूरी है। और दूसरा, ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि जब उनको अंदर में आता है ना, तो ऐसा इम्पल्स आता है, वो 1 सेकंड की बात है कि वो कुछ कर डाले। तो इसलिए भी डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु ट्रीटमेंट करने की बात है। कि जैसे कैंसर भी हुआ तो आप ट्रीटमेंट करते हो ना, डरते थोड़ी हो। अभी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कईयों को है ना हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो साइकिल चलता है। हाई डायबिटीज, लो डायबिटीज, वो साइकिल चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके मूड का साइकिल चलता है, इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर। तो वो मूड को ठीक रखने के लिए काफ़ी सेल्फ हेल्प चीज़ें भी करो। मेडिटेशन भी आपको इंसाइट दे सकता है, लेकिन डॉक्टर की ट्रीटमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। अगर किसी को ये लगे कि ये पेशेंट डॉक्टर की ट्रीटमेंट छोड़ देगा, तो अच्छा है, उसको बोलो भैया तुम मेडिटेशन नहीं करो।
क्योंकि कहीं उसने कुछ आत्महत्या की और कुछ किया तो पूरा आएगा कि भी ये कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा एक केस भी सारा पूरा एक कोई संस्था है उसका रेपुटेशन खत्म कर सकता है, और आम लोग समझते नहीं है कि इसके कारण उसने किया। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले से ही यहाँ पर हमें संभाल रखनी है, और साइकोथेरेपी भी मदद रूप होगी। उनको इंसाइट लाने में साइकोथेरेपी मदद रूप होती है। प्रॉपर अच्छे से रिलैक्सेशन टेक्निक से, कहीं विजुअलाइजेशंस की मेथड्स है, वो रिलैक्सेशन की मेथड्स, विजुअलाइजेशन की मेथड भी मदद रूप होती है कि जो उसके जो ब्रेन के सर्किट्स डैमेज हो गए, अप एंड डाउन हो रहा है, उसको स्टेबिलिटी लाने में वह मदद रूप हो सकती है। और मेन तो करना ऐसा है कि भी हमें रिलैक्सेशन करना है। चाहे आप योगा करो, सिंपल रिलैक्सेशन कई टेक्निक्स है, जैसे एक मेथड है ऑटो सजेशन, कि जिसमें पैर की उंगली से सर तक एक एक बॉडीली पार्ट्स को ऑर्डर देके उसको हम रिलैक्स करते हैं। और एक है जैकबसन्स मेथड, कि जिसमें एक एक मसल पार्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 सेकेंड के लिए, फिर पूरी 1 मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं। इससे सर से लेके पैरों की उंगलियों तक उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। वो एक एक जो मांसपेशियां हैं उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करके फिर रिलैक्स करना होता है, तो ऑटोमेटिक भी मसल्स रिलैक्स होते हैं। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो ब्रेन को भी रिलैक्सेशन का ही मैसेज पहुंचता है। और एक इसका जो फ़ायदा है वह यह है कि जो भी हमें टेंशन है वह हमें खुद को भी कई बार पता नहीं होता है कि हमारी अलग अलग मांसपेशियां उससे प्रभावित होती है। समझो बचपन में आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हो सकता है कि आपके थाइज आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं कि भाई आपके बॉस है बहुत परफेक्शनिस्ट थे, तो आपके जो ब्रेन के मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे कहेंगे कि वो स्ट्रेस को आपने वहाँ पर स्टोर किया है, वहाँ आपने पकड़ के रखा है। और जब आप रिलैक्सेशन करते, फॉर एग्जांपल मेरे थाइस के मसल पूरे रिलैक्स हुए, तो वहाँ पर जो मैंने स्ट्रेस को वहाँ स्टोर करके रखा है उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। जब मैं दिमाग के मसल्स को रिलैक्स करूँगा तो वह वहाँ जो मैंने स्टोर किया है उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसे थोड़ी गहरी बात है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन संभाल करके करना है, कि मेडिटेशन में जब आप गहराई में खो जाते हैं तो कोई पूर्व जन्म की भी ऐसी तनाव वाली बात है तो उससे मुक्ति में भी आपको मदद मिलती है। क्योंकि मेडिटेशन की एक जो हायर स्टेज है जिसमें आप तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें आप खो जाते हैं, तो जो तल्लीनता की स्थिति में अगर वह जो पास्ट बर्थ की भी बात है वो सरफेस पे आएगी, परंतु क्योंकि आप तल्लीन है तो आप कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो वो चली जाएगी। उदाहरण के रूप में कि भाई मेरा असिस्टेंट मेरे पास आया और उसने देखा कि ये डॉक्टर बिजी है तो चला गया, वो वापस भी आया, फिर भी उसने देखा कि ये बिजी है तो चला गया। ऐसा 3-4 बार करेगा, फिर शायद आएगा ही नहीं कि अभी तो ये बहुत बिजी है तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही आप अगर रेगुलर नियमित मेडिटेशन करते हैं तो ऐसी भी कोई बात कहीं की भी कोई पूर्व जन्म की है तो वह भी समाप्त हो जाएगी, कि जो और कोई साइकोथेरेपी से नहीं हो सकती। इसलिए मेडिटेशन अच्छा है। सिर्फ वो जो मैंने बैलेंस कहा कि एक तो ये थॉट डिसऑर्डर और बाइपोलर, उसमें तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर की राय लेकर के, और जहाँ तक पॉसिबल हो जो मेडिटेशन सिखाने वाले हैं उनको भी कुछ इसका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और फिर वह सिखाए तो जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर कहीं मार्गदर्शन मिला होगा और उसको सचमुच फॉलो करने लगी है, और कहीं से भी और भी जानकारी प्राप्त करिए अपनी बीमारी के बारे में। और जो सेल्फ हेल्प है कि हम खुद कर सकते, ऐसी चीज़ें भी करो, साथ साथ में दवाई भी लो, तो फुल्ली क्योर होने में और उसको कम से कम दवाई से मेंटेन करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।